नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि अपन जानते हैं, अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे विद्युत धारा को। इसको डिस्कस कर रहे थे विद्युत धारा को, यानी कि जो चैप्टर था हमारा वो था विद्युत धारा, बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ लिया था, चालकों के लिए भी पढ़ लिया था, अर्धचालकों के लिए पढ़ लिया था और कुचालकों के लिए भी पढ़ लिया था। और मैंने उसी में आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, इसके बारे में भी बता दिया था विद डायग्राम, और इसके न्यूमेरिकल को भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बन प्रतिरोध है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हर साल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल उसमें से पूछा जाता है, एक सवाल कंफर्म उसमें से पूछा जाता है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अतिचालकता। अतिचालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अतिचालकता क्या होती है? आप अतिचालकता से क्या समझ रहे हैं तो ध्यान से चुने कि कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ धातुएं होती है और कुछ मिश्र धातुएं होती है, तो एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता जो है वो 0 हो जाती है। इन्हीं पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ध्यान से एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। इन पदार्थों को ही अतिचालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, और जिस ताप पर यह घटना होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक, अतिचालकता के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक कामलिंग होनेस ने बताया था। अतिचालकता के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कामरलिंग होनेस। ठीक है, इन्होंने अतिचालकता के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था, जो पारा होता है, पारा यानी कि मरकरी, उसको 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर ठंडा किया था। कहने का मतलब यह है कि पारे का जो प्रतिरोधकता होती है वो 4.2 यानी कि 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर 0 हो जाती है। ठीक डियर स्टूडेंट, एक और चीज ध्यान रखना आप इसमें कि अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव कहते हैं। एक और बात डियर स्टूडेंट्स, कि अतिचालकता की जो घटना होती है वो बहुत ही अल्प तापों पर होती है, कम टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर पर होती है। कहां से कहां तक? 0.1 डिग्री केल्विन से लगभग 10 डिग्री केल्विन के मध्य। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब उच्च तापों पर भी कुछ अतिचालक पदार्थ खोजे जा चुके हैं, जिनमें अतिचालकता की जो अवस्था होती है, अतिचालकता का जो अध्ययन होता है वो 90 डिग्री केल्विन ताप पर भी किया गया है। ठीक डियर स्टूडेंट, ये तो बात हुई अतिचालकता की। अब है कि ये जो अतिचालक होते हैं, अतिचालक पदार्थ यानी कि अतिचालकों के उपयोग, इनके क्या उपयोग है डियर स्टूडेंट? इनका पहला उपयोग है ऊर्जा संचरण में, ऊर्जा को संचरित करने में अतिचालक पदार्थों का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग होता है मोटर विद्युत
जनित्र में, और तीसरा होता है सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में यानी कि जो माइक्रोचिप वगैरह होती है उनमें किसका उपयोग होता है? अतिचालक पदार्थों का उपयोग होता है। ये बात हुई अतिचालकता की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट। एक चालक तार है, एक चालक तार जिसकी लंबाई L मीटर है, जिसकी लंबाई L मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर केवल और केवल उन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, या तो ये न्यूमेरिकल कहीं आए हुए हैं, चाहे वो आपका बोर्ड पैटर्न हो, चाहे वो CBSE का हो, RBSE का हो, या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं ना कहीं पे ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो एक बार कम से कम आए हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे भी होते हैं जो बार बार रिपीट तक होते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, वैसे न्यूमेरिकल और भी हैं, आप भी अपने स्तर पर उन्हें सॉल्व करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अपना जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि क्षेत्रफल वो है A मीटर स्क्वायर। अब यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना यानी कि डबल कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से अपन जानते हैं कि तार का प्रतिरोध क्या होता है। तार का जो प्रतिरोध होता है R बराबर होता है रो L अपॉन A के। यही होता है डियर स्टूडेंट्स। अपन अपने प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, यानी कि जो पहली कंडीशन है उसमें तार की लंबाई कितनी है? L मीटर है और क्षेत्रफल है A मीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं इस समीकरण 1 में पुट कर देता हूं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A। ठीक है, R बराबर रो तो रो ही रहेगा। तार की लंबाई कितनी है? L है और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? A मीटर स्क्वायर है। तो स्पष्ट प्रतिरोध तो कितना आ गया? रो L अपॉन A हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं दूसरे केस की। अब क्या किया कि तार को खींचकर उसकी लंबाई को डबल कर दिया, यानी कि अब जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 2L हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब यदि लंबाई 2L हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आधा हो जाएगा। जैसे मैं ये बात करूं, मेरे पास ये कोई तार है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है L। ठीक, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? A है। ठीक है, तो प्रतिरोध तो उसका क्या हो जाएगा? R बराबर रो L अपॉन A हो जाएगा। ठीक, अब यदि मैं इसे इधर से भी खींच दूं और इधर से भी खींच दूं और इसकी लंबाई को डबल कर दूं
तो ये तार पतला हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जैसे मैं इसे खींचूंगा तो तार पतला हो जाएगा, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ए कितना हो गया, a/2 हो गया। ठीक डियर स्टूडेंट, 12 मीटर और a/2 मीटर स्क्वायर। आया समझ डियर स्टूडेंट। जब किसी भी तार को यदि मैं खींचूंगा तो लंबाई तो डबल हो जाएगी, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, आधा हो जाएगा। ठीक, तो नया प्रतिरोध क्या आएगा अपने पास, तो नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो। रो तो जैसा का जैसा आ जाएगा। लंबाई कितनी होगी अपने पास, 2L हो गई, तो 2L। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया, a/2 हो गया। क्षेत्रफल a/2 हो गया, तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर, ये दो ऊपर जाएगा तो 2 × 2 4, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, रो L/A आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो R डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4। इस रो L/A की जगह, रो L/A की जगह मैं क्या लिख दूं, R लिख दूं, क्योंकि रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर है। तो इस रो L/A की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ। तो नया प्रतिरोध किसके बराबर आ गया डियर स्टूडेंट, 4R के। ठीक है, पहले प्रतिरोध कितना था, R था, लेकिन इस बार प्रतिरोध कितना हो गया है, 4R हो गया है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ गया है। ठीक है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर हो जाएगी, R डैश माइनस R/R इंटू 100 के। ठीक है, तो R डैश कितना है अपने पास, 4R है, R कितना है, R ही है, और R इंटू 100। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3R/R, एक R से एक R इंटू 100। तो प्रतिरोध में कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 300% वृद्धि हो गई डियर स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 4R में से एक R जाएगा तो 3R बचेगा, नीचे R आ रहा है, इंटू 100 भी है, R से R कैंसल, 3 × 100 बराबर 300% की प्रतिरोध में वृद्धि हो गई है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स के और न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें एक डायग्राम है, वो कुछ ऐसा है। ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, इनको जोड़ रखा है एक बैटरी या सेल से और कुंजी से। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, प्रतिरोध R3 है, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये हो जाएगी बैटरी या सेल, और ये की। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से इसमें I धारा प्रवाहित होती है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो जो प्रतिरोध R1, R2, R3 है, इनमें विभवांतर रहेंगे V1, V2 और V3। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इसके डायग्राम की। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, तो आप ध्यान से सुने डियर स्टूडेंट्स। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, यह तो बात हुई इसके डायग्राम की। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है
तो आप ध्यान से सुने, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, ऐसा संयोजन से श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो धारा होगी प्रत्येक प्रतिरोध में उसका मान एक समान होगा और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई श्रेणी क्रम संयोजन की, यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान एक समान होता है, ऐसा संयोजन तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये इसका बिंदु ए हो जाएगा और इसका बिंदु बी हो जाएगा, यानी जो बिंदु ए और बी है इनको एंड पॉइंट भी बोलते हैं या अंत्य बिंदु भी बोलते हैं। यानी कि जो इसके बिंदु ए और बिंदु बी अंत्य बिंदु हैं उनको किससे जोड़ रखा है, बिंदु बी को तो कुंजी से जोड़ रखा है, बिंदु ए को बैटरी या सेल के धन टर्मिनल से जोड़ रखा है। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल में भी आता है वैसे तो ये, तो इसके लिए अपन को तीन प्रतिरोधों की, एक बैटरी या सेल की, धारा नियंत्रक की और कुंजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें आप, तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित धारा I है। अतः प्रतिरोध R1, R2 व R3 में विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। दिख रहा है डियर स्टूडेंट, प्रतिरोध R1 में विभवांतर V1 है, R2 में विभवांतर V2 है और प्रतिरोध R3 में विभवांतर V3 है और तीनों में धारा का मान कितना है, I है, धारा एक समान है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, I R2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3। क्योंकि अपन जानते हैं ओम का नियम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, V बराबर I R, तो V1 में धारा कितनी है, I है और प्रतिरोध कितना है, R1 है। इसी प्रकार V2 में धारा तो I है, प्रतिरोध R2 है, V3 में धारा I है और प्रतिरोध R3 है। तो मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ, यदि बिंदु A व B के मध्य आरोपित विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य आरोपित विभवांतर V हो तो यानी कि जो टोटल विभवांतर है वो कितना हो, V हो, तो कुल विभवांतर V बराबर किसके आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक डियर स्टूडेंट्स, V बराबर किसके हो जाएगा, इन तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण 2। तो अपने पास V1 भी है, V2 भी है, V3 भी, इसके इन तीनों के मान कहाँ रखे हैं, वहां पर पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक, तो V बराबर I सब में आ रहा है, तो I को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, I कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इफ डियर स्टूडेंट्स, यदि संयोजन का
तुल्य प्रतिरोध, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर ई क्यू है तो कहने का मतलब जो मैंने ये लाइन लिखा है, इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर ई क्यू को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कि कुल प्रतिरोध है वो कितना है, आर ई क्यू हो तो, आर ई क्यू हो तो विभवांतर V बराबर क्या आ जाएगा, आई आर ई क्यू आ जाएगा, यानी कि तीनों प्रतिरोध किसके बराबर हो, आर ई क्यू के बराबर हो, जिनमें आई धारा का प्रवाह होता है, तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर ई क्यू, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध कितना है, आई आर, तुल्य प्रतिरोध है आर ई क्यू। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये समीकरण 3 हो जाएगी, ये समीकरण 4 हो जाएगी, तो V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 4 की तुलना करें अपन, तो R इक्विवेलेंट V I, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक डियर स्टूडेंट, ये तो बात हुई तुल्य प्रतिरोध की, कि यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 4 प्रतिरोध हो, 5 प्रतिरोध हो, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, आप उसे नोट करें, वो ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम संयोजन का, वह सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, ये तो बात हुई तुल्य प्रतिरोध की। अब यदि इसमें R1 R2 R3 की जगह, तीन प्रतिरोधों की जगह बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R4 R5 R6 R7 R9 n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस प्लस किसके, Rn के, यानी कि टोटल कितने प्रतिरोध हैं, Rn है। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं उनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 Rn के। ठीक डियर स्टूडेंट, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। एक डियर स्टूडेंट, एक चीज और यहाँ से ये आएगी कि समान मान, यानी कि जितने भी प्रतिरोध है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यदि समान मान R के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो यानी कि इस बार जो n प्रतिरोध है उन सबका मान कितना है, R R R R R है, और ऐसे कितने प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस प्लस कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है ना, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस n तक बराबर हो जाएगा, यानी कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उन सबका मान कितना है, R है, और कितने प्रतिरोध ऐसे n है, तो तुल्य प्रतिरोध इसके बराबर हो जाएगा। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स
कितने प्रतिरोध है, n है, उन सबका मान कितना है, r है, तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, n r के। ये बात हो गई श्रेणी क्रम संयोजन में यदि प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यदि समान मान के प्रतिरोध, समान मान R के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की ऑनलाइन क्लास में इसी स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।